श्रीमान नवीन कौशिक जी प्रतिभा संपन्न वरिष्ठ अधिवक्ता है। 20 साल से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में शुरू किया हुआ अधिवक्ता प्रोफेशन आज उनका उज्जवल पहचान बन गया है। अच्छा लेखक के साथ साथ क्रांतिकारी भाषा आंदोलनकारी भी है। ये क्रांतिकारी भाषा आंदोलनकारी वर्तमान में भारतीय भाषा आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। भारतीय भाषाओं को न्यायालय में प्रयोग करवाने के लिए सकारात्मक वातावरण और जन जागरण जगाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाए हैं। फलस्वरूप भाषा आंदोलन की प्रक्रिया अभी त्वरान्वित है। वर्तमान में हरियाणा सरकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थायी अधिवक्ता भी है। भारत की संविधान में भारतीय भाषाएं, ये उनका लिखा हुआ अच्छा पुस्तक है। श्रीमान नवीन कौशिक के साथ आशा प्रदीप न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए हम गर्वित थे। ये वार्तालाप की विशेष प्रश्नोत्तर आशा प्रदीप ओडिया न्यूज़पेपर प्रायोजित एपी न्यूज ओडिया न्यूज चैनल में परिवेशित करते हुए हम गर्वित थे। सर, आप अभिज्ञ वाले एक अधिवक्ता है, आपके बारे में कुछ बताइए सर। मैं मूलतः हरियाणा का निवासी हूँ। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत करता हूँ, अधिवक्ता हूँ। पिछले 20 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ और अधिवक्ता होने के नाते मुझे अवसर मिला कि मैं पंजाब सरकार के लिए सहायक महाधिवक्ता और हरियाणा सरकार ने भी मुझे अवसर प्रदान किया, तो अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवाएं दे चुका हूँ लगभग 20 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में। सर, भारतीय भाषा आंदोलन की आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इसके बारे में सर कुछ बताइए। क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या और क्या चल रहा है इसके बारे में। लगभग 10 वर्ष पूर्व भारतीय भाषा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 21 जनवरी 2010 को 11 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं अभी। तो मूल उद्देश्य ये है कि प्रश्न हमारे मन में कई बार आता था। भारत एक आज़ाद देश है, हमें पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए, परंतु स्व का तंत्र स्वयं की भाषा बोलने से तो नहीं रोक सकता ना, वो तो उसका समर्थक होना चाहिए। फिर हम पर ये बाध्यता क्यों है कि हमें एक विदेशी भाषा, आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में ही न्यायालय में न्याय मांगने जाना है। तो बहुत से विद्वान लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया और अंततः ध्यान में आया कि भारत का संविधान, भारत की राजभाषाएं, राजभाषा नियम सभी इस बात का समर्थन करते हैं और भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वह अपनी बात अपनी भाषा में अपने राज्य के न्यायालय के सम्मुख रख सकते हैं। कुछ औपचारिकताएं मात्र हैं कानूनी, जिस प्रकार के भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(2) में कहा गया है, यदि किसी भी राज्य के माननीय राज्यपाल चाहें तो वह भारत के राष्ट्रपति जी की पूर्व सहमति से अपने राज्य की भाषा को अपने राज्य के उच्च न्यायालय की भाषा के रूप में अधिकृत कर सकते हैं, प्राधिकृत कर सकते हैं, अधिसूचना जारी करके। ये नोटिफिकेशन भारत में 4 राज्यों के राज्यपाल जारी कर चुके हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों में उन राज्यों की राजभाषा में कार्य होता है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अपनी भाषा में वहां के लोगों को न्याय देता है, वहां का उच्च न्यायालय, उसी प्रकार उड़ीसा राज्य का जो उच्च न्यायालय है वहां भी उड़ीसा राज्य के लोगों की भाषा, जनभाषा यानी कि उड़िया भाषा में कार्य करने की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी हो। क्योंकि भारत सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि भारत की जनसंख्या का मात्र 3% ही अंग्रेजी जानता, समझता, लिखता है। तो यानी कि 97% से अधिक भारतीय अंग्रेजी नहीं जानते, तो उन पर अंग्रेजी को अनिवार्य रूप से थोपना
उनको ऐसी भाषा में न्याय का जजमेंट दे देना जो उनकी अपनी भाषा नहीं है, जिसे वो पढ़ लिख नहीं सकते, यह उनके अधिकारों का हनन है। अंततः भारतीय भाषा आंदोलन इस दिशा में कार्य कर रहा है और हम कह रहे हैं कि सारे देश में भारत के संविधान में जो अष्टम अनुसूची है उसमें 22 भारतीय भाषाएं, जिनमें कि अंग्रेजी शामिल नहीं है, केवल भारतीय भाषाएं हैं। उसमें उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, हिंदी है, सिंधी है, संस्कृत है, परंतु अंग्रेजी नहीं है। तो उन 22 भारतीय भाषाओं में न्याय जनता को मिलना प्रारंभ हो और भारत के संविधान के प्रावधानों की पालना हो। सर, हमारी तरफ से सरकार को हम क्या मांग कर सकते हैं? सरकार को हमको चाहिए क्या? केवल इतना है, क्योंकि भारत में राज्यों का गठन भाषाओं के आधार पर हुआ है। उत्कल प्रांत यानी कि उड़ीसा भी भाषा के आधार पर अस्तित्व में आया। तो जो मेरे राज्य के बनने का, गठन का कारण है मेरी भाषा, तो संविधान उसके लिए प्रावधान देता है। उड़ीसा के माननीय राज्यपाल सरकार भेजेगी बेसिकली उनके पास, तो उड़ीसा सरकार एक मांग पत्र जो हम दे रहे हैं उस मांग पत्र को माननीय राज्यपाल जी को आगे फॉरवर्ड करें और माननीय राज्यपाल माननीय राष्ट्रपति जी की पूर्व सहमति लेकर अधिसूचना जारी कर दें। ये पहले भी हो चुका है, कोई बहुत अनोखा या पहली बार का कार्य नहीं हो रहा है। केवल कानून की, संविधान की पालना होगी और जिस प्रकार बिहार व मध्य प्रदेश के या राजस्थान के लोगों को उनकी भाषा में न्याय प्राप्त होता है, उसी प्रकार उड़ीसा प्रांत के लोगों को भी उनकी भाषा यानी उड़िया भाषा में न्याय मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये मांग आप भी उठा रही हैं, मैं भी उठा रहा हूं, ये जनता की मांग है। सर, आगे और क्या क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है आपकी भारतीय भाषा आंदोलन के बारे में? जी, भारतीय भाषा आंदोलन की इकाई उड़ीसा प्रांत में बहुत मजबूत है। माननीय प्रशांत जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो वर्मा जी ने जिस प्रकार तय किया है यहाँ की इकाई के साथ बैठने के बाद कार्यकर्ताओं ने, तो हम लोग बहुत जल्द सभी विधायकों से मिलने जा रहे हैं। उनको इस बात का मांग पत्र देंगे कि कानून में, संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार आप हमारा इस बात में समर्थन करें, अपने हस्ताक्षर करें हमारे इस मांग पत्र पर कि उड़ीसा राज्य के लोगों को उड़िया भाषा में न्याय मिले। और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से हम लोगों को ये भी बताने जा रहे हैं कि उड़ीसा राज्य का जो उड़िया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, उड़ीसा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उसमें भी पर्याप्त प्रावधान है कि तमाम जो प्रशासनिक दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, वहां पर उड़िया भाषा में कार्य होना चाहिए और अंग्रेजी के लिए स्थान नहीं है। आप अंग्रेजी जारी रखना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए रखें, हमारा इंग्लिश से कोई विरोध नहीं है, परंतु जो लोग अंग्रेजी में सिद्धहस्त नहीं है, पारंगत नहीं है, उनको उनकी भाषा में बोलने का, उनकी भाषा में अपने मांग पत्र देने का, अपील देने का आप अधिकार प्रदान करें। सर, हम नागरिकों की तरफ से आपको क्या क्या चाहिए? नागरिक आम बातचीत जब मैं करता हूं भारत के नागरिक के रूप में, अपने प्रांत के एक सजग नागरिक के रूप में, तो देखिए मेरा जो घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी है, वो तो कोई सरकार का कानून हालांकि उसके लिए है कि वो मेरी भाषा में मैं लगा सकता हूं, परंतु मैं लगाऊं ये तो मुझे ही करना है। तो मेरा पहचान पत्र, मेरा कोई परिचय पत्र, विजिटिंग कार्ड जिसको हम कहते हैं, वो तो मैं उड़िया भाषा में छपाऊंगा ना। और उत्कल प्रांत और उड़िया अपनी मातृभाषा को यदि मैं प्रेम करता हूं, मैं जो मेरे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको मेरे घर में कोई समारोह के लिए आमंत्रित करता हूं, तो आजकल निमंत्रण पत्र
हम छापते हैं, तो वो अंग्रेजी में ना छापकर यदि मैं उड़िया भाषा में छपवाऊं तो ये तो मेरा कार्य हुआ ना नागरिक के रूप में, और एक मातृभाषा उड़िया प्रेमी के रूप में मैंने करना है। कितना सरल सा कार्य है। जिनको हम देंगे उनको भी पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि वो भी यहीं के निवासी हैं, उनकी मातृभाषा भी उड़िया है। मैं घर में बातचीत करता हूँ, मैं अपने बच्चे से बोलता हूँ, तो उस समय बातचीत वार्तालाप मेरे लोगों से मैं मेरी मातृभाषा में करूं। मैं किसी भी अंग्रेजी के शब्द को यदि प्रयोग करने से परहेज करता हूं और उसके स्थान पर जो मेरी मातृभाषा उड़िया का शब्द है उसका प्रयोग अधिक करता हूं, तो मैं इस प्रकार भी अपनी मातृभाषा को, अपनी पहचान, अपनी संस्कार, संस्कृति को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता हूं, और ये नागरिक के नाते ही होगा। सर, महिलाओं को कैसे शामिल कर सकते हैं ये आंदोलन में? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं उसको हम पितृभाषा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं मातृभाषा। क्योंकि मेरा पहला शिक्षक जिसने मुझे मेरा पहला शब्द, आपका पहला अक्षर सिखाया, वो मेरी माँ है, और माँ से ही ये मातृभाषा है। तो मैं माँ का सम्मान करता हूं। मैं यदि महिला हूं, जो भी मातृशक्ति इस बात को सुन रही है, तो मेरे बेटे को मैं बताऊंगा। अभी हम देखते हैं, मैं जो उदाहरण देने जा रहा हूं बहुत कॉमन हो गया। घर में यदि माँ अपने बेटे को ये कहे, एक भुवनेश्वर या जाजपुर में या किसी उड़ीसा के गांव में बैठी माँ अपने बेटे को रोकती है, टोकती है, और वो कहती है, बेटा एप्पल को नाइफ से काटो, तो ये मुझे लगता है कि उस बच्चे पर भी दायित्व नहीं जाएगा यदि वो कल को अंग्रेजी में ज्यादा बोलता है, अंग्रेजी भाषा का ज्यादा प्रयोग करता है, तो उसका कहीं ना कहीं मातृशक्ति पर दायित्व है कि वो अधिकतम अपने शब्दों का, अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें। और घर में हमें अंग्रेजी सीखनी है, सिखानी है, बच्चे को बाहर जाना है, उस दृष्टि से उसको पढ़ाने के लिए मैं सारा समय गणित तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता रहता, इतिहास तो मैं नहीं पढ़ाती रहती ना, तो उसी प्रकार मैं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ज्यादा क्यों करती हूँ? उसके लिए स्कूल है, वो वहां सीख लेगा 2 घंटे 2.5 घंटे। वैसे भी जितने इस विशेष भाषा विशेषज्ञ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए मात्र 3 महीने का समय पर्याप्त होता है। तो फिर क्यों हम सारा जीवन अपने बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं, इस प्रकार का दबाव मानसिक रूप से उनको तंग करें कि वो केवल अंग्रेजी का प्रयोग करें? तो अपनी मातृभाषा बचाए, ये दायित्व मेरी मातृशक्ति का, मेरी बहनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि घर में बच्चे को सबसे अधिक समय उनके साथ बिताने का मौका मिलता है। सबसे अधिक शब्दों से जो परिचित कराता है वो माँ है, वो मातृशक्ति है। तो मैं इस नाते आपसे भी और तमाम बहनों से, तमाम माताओं से हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा, अधिकतम उड़िया भाषा के शब्दों का प्रयोग अपने बच्चों से वार्तालाप करते समय करें। सर, आप बाल्यकाल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद AISF की प्रमुख थे, तो इसके बारे में आपको कुछ बताइए। छात्र जीवन में मुझे मौका मिला अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्य करने का। तो ये विद्यार्थियों का संगठन है जो इस दिशा में कार्य करता है कि विद्यार्थी अनुशासन में रहकर अपने जायज हकों के लिए मांग उठाना सीखे, और वहाँ भी बड़ा इस बात को ध्यान दिया जाता है। हम प्रयास इस प्रकार का रहता है ABVP का कि किसी प्रकार के उद्दंडता के बिना अपनी बात को विनम्रता से परंतु दृढ़ता से कैसे कहें तो कि वो मांग मानी भी जाए, पूरी भी हो, इस प्रकार का प्रशिक्षण और प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने का मौका मिलता है। मुझे यह अवसर मिला, मैं इसे भगवान का धन्यवाद मानता हूँ। इसी प्रकार अधिवक्ता बनने के बाद
अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में जो कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ, तो उसमें भी ये पता चला कि अधिवक्ता का पेशा केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं है, इसके साथ साथ ये समाज सेवा का भी माध्यम है। तो हम जो प्रयास कर रहे हैं प्रशांत जी और यहाँ भारतीय भाषा आंदोलन से अथवा अधिवक्ता परिषद से उड़ीसा से जुड़े जितने अधिवक्ता कर रहे हैं, वो इन्हीं संस्कारों की पालना का प्रयास कर रहे हैं और हमें यह अवसर परमात्मा ने इस प्रकार का सहयोग मार्गदर्शन दिया, हम धन्यवादी हैं। सर, आप एक सृजनशील लेखक हैं, तो आपकी लेखा के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या पुस्तक और कुछ चीजें जो समय समय पर तंग करती हैं और विषय ध्यान में आए तो ऐसा प्रयास हुआ कि कुछ लिखा जाए ताकि अधिकतम लोगों तक पहुंचा सके, या जहां मैं व्यक्तिगत रूप से भी मौजूद हम नहीं है तो भी अपनी बात हम कह पाए, जान पाए, लोग हमें उसका एक माध्यम बनती है। तो शुरू में थोड़ा कुछ समाचार पत्रों में कुछ लेख लिखे, प्रकाशित हुए, हौसला बढ़ा, तो उत्साह बढ़ने से फिर एक पुस्तक लिखने का सुअवसर प्रदान हुआ और मैंने पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, भारत की आंतरिक सुरक्षा के आयाम। क्योंकि जो देश पर खतरे हैं बाहर से, वहां लड़ने के लिए सिपाही है, सैनिक है, वह अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभा रहे हैं, हर समय वो सजग हैं, परंतु देश में जो दिन रोज की खतरे हैं भारत की सुरक्षा को, भारत के आम नागरिक को, और वो किस प्रकार के खतरे हैं, भारत के नागरिक के नाते बिना सेना में जाए भी मैं अथवा कोई भी भारतीय नागरिक किस प्रकार उन खतरों के प्रति सजग रहकर उन्हें मिटाने में सहयोग कर सकता है, उस पर यह पुस्तक थी, भारत की आंतरिक सुरक्षा के आयाम। कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया, उत्साह मिला, तो फिर जिस विषय पर कार्य कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, उसी पर भारत का संविधान एवं भारतीय भाषाएं, इस विषय पर इस ज्ञान को साझा करने की कोशिश की, जो 10 वर्षों की रिसर्च है हमारी। एक प्रकार से जो कुछ हम जान पाए कि संविधान में क्या प्रावधान है, भारत के किन किन न्यायालयों ने भारत की भाषाओं के हक में क्या क्या निर्णय दिए, उनको जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक के माध्यम से इस अवसर प्रदान किया परमात्मा ने और लोगों ने उसे पसंद किया, इसके लिए भी मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। सर, आप 20 साल से शुरू किया है, अधिवक्ता की अभिज्ञता कुछ बताइए, ये क्या मेमोरेबल इवेंट है आपकी लाइफ में? कई अवसर ऐसे आते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो उसके जीवन को दिशा देते हैं, प्रदान करते हैं। मुझे मौका मिला कुछ ऐसे केस में अधिवक्ता होने का, उन वाद में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का, तो बहुत सारे ऐसे अवसर आए कि जब हमें केस से महत्वपूर्ण चीज है कि अधिवक्ता के रूप में मेरा दायित्व बनता है कि मैं सत्य तक पहुंचने में न्यायालय की माननीय न्यायाधीश की मदद करूं, ताकि निर्णय सही हो पाए और अदालत के सामने, न्यायालय के सामने सत्य आ सके पूरी तरह। और ये अवसर जो हमें मिले हैं, हमने इनका प्रयास किया कि सदुपयोग करें। और इसी कड़ी में, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस को लड़ने का, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को लड़ने का मौका मिला। एक महत्वपूर्ण केस जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो पटना उच्च न्यायालय में मुझे पूर्ण खंडपीठ के सामने, फुल बेंच के सामने हिंदी भाषा के हक में कि हिंदी भाषा को पटना उच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है या नहीं, क्योंकि अधिसूचना में उसका प्रावधान जिक्र नहीं था कि रिट भी दायर कर सकते हैं। तो उसमें बहस करने का अवसर मिला और माननीय न्यायाधीशों ने हमारी उस बात को, भारत के संविधान के उन प्रावधानों को समझा और निर्णय भारतीय भाषाओं के हक में देते हुए ये निर्णय दिया कि रिट भी हिंदी में दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में।
तो ये एक महत्वपूर्ण केस मुझे लगता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों को जिनको निर्दोष होते हुए बहुत गंभीर अपराधों में लिप्त कर दिया गया कुछ विशेष कारणों से, तो उन केसेस में हमें अवसर मिला और सौभाग्य से हम उनको मुक्त करा पाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी वकालत का जो मोटो है या जिस कारण से मैं प्रेरित हूँ वो केवल इतना है कि जो भारत में बुजुर्गों ने बताया है, हमारे वेदों में भी कहा है कि स्वार्थ वो अच्छा जिसमें परमार्थ हो। वो ये मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, घर चलाता हूँ, परंतु इसके साथ साथ मैं वकील होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते किसी व्यक्ति को न्याय दिलवाने में, सत्य को स्थापित करने में और किसी निर्दोष को बचा पाता हूं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूं और ऐसा अवसर मिला है, ऐसे काम में हूं, यही मेरा आदर्श है कि मैं ऐसा करता रहूं। सर, हमारे यंग जनरेशन को आपका मैसेज क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई संस्कृति है, यदि मानवता ने कहीं अपने शिखर को छुआ है तो वो भारत है। वो मेरे तो इस प्रांत का नाम जहां हम बैठे हैं उसका नाम ही उत्कर्ष प्रांत है, उत्कल प्रांत है, तो वो भारत है। हम यदि अपनी भाषा, अपने संस्कार, अपने पहनावे को बचा पाएंगे, रीति रिवाज को, खान पान को बचा पाएंगे, तो इससे बड़ा कोई मानवता की सेवा मेरी नजर में नहीं हो सकती। जो नौजवान हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि वो अपने पहनावे को अपनाएं, अपने जो रीति रिवाज त्योहार हैं उनको उसी अनुसार मनाना प्रारंभ करें। बहुत लोग करते हैं, मैं शायद प्रारंभ गलत शब्द होगा, मैं कहता हूं उनको जारी रखें, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। अपनी मातृभाषा की सेवा कर पाए यदि उसे हम बचाने में योगदान देते हैं, उसको सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित आगे बढ़ाने में हमारा योगदान होगा, तो ये माँ की सेवा है, ये देश की सेवा है। जितनी माँ की सेवा आवश्यक है, जो आशीर्वाद उससे मिलता है, वही आशीर्वाद हमें मातृभाषा की सेवा करके, उसका संरक्षण और संवर्धन करके मिलेगा। सो यही विनती करता हूं, अधिकतम प्रयोग अपनी भाषा का करें। उड़िया प्रांत, उत्कल प्रांत, उड़िया भाषा जय हो, सदा सदैव उत्कर्ष को प्राप्त हो। सर, आपकी लाइफ में क्या कुछ है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है? क्या कुछ बाकी है, कुछ काम? एक सपना है कि भारत के हर प्रांत में जो शिक्षा का माध्यम है, जो स्कूल है, वो भारतीय भाषाओं में शिक्षा दें और भारत की भाषाओं के माध्यम के उड़ीसा में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ स्कूल हो, सबसे उत्तम माना जाए, वो उड़िया भाषा का हो, ऐसा स्कूल स्थापित कर पाए। ये एक स्वप्न है जो मैं चाहता हूं कि पूरा हो, भगवान करे। भले ही मेरे माध्यम से ना, किसी और के माध्यम से हो, परंतु ऐसा हो। जब शिक्षा की बात आए तो किसी कॉन्वेंट स्कूल का जिक्र ना आके, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल का जिक्र ना आके, ये जिक्र आए कि उड़िया भाषा का, उड़िया माध्यम का ये स्कूल भुवनेश्वर में अथवा जगतपुरा में है और यहाँ का बच्चा टॉप किया है उड़िया भाषा का प्रयोग करते हुए IAS में या IIT में। तो ऐसा मेरा स्वप्न है। सर, हरियाणा में 70 विधायकों के दस्तखत लिया है आप हिंदी भाषा में जारी करने के लिए न्यायालय में, जो हमारे 22 लैंग्वेजेस को, तो इसीलिए सर आपकी क्या अभिज्ञता बताइए, कैसे हुआ ये सब? हम लोगों ने जब भारतीय भाषा आंदोलन के लिए कार्य करते हुए ऐसा महसूस हुआ कि केवल जन जागरण
आवश्यक है, परंतु उससे काम चलने वाला नहीं है। कुछ स्थानों पर जैसे कोर्ट में यदि व्यक्ति जाएगा और अधिवक्ता को भी एक झिझक रहती है कि जब तक कानून लिखित रूप से इस बात का समर्थन ना करे कि वह अपनी भाषा में मुकदमा वाद को दायर कर सके, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है। इस हेतु हमारे ध्यान में आया कि कानून बनाना तो विधायिका का कार्य है। तो हरियाणा में 90 विधायक हैं। हमने एक मांग पत्र तैयार किया कि हरियाणा सरकार हरियाणा के जिला एवं सत्र न्यायालयों के लिए, जो कि राज्य के अधीन आते हैं, तो वहां के लिए कानून बनाए। और हरियाणा की राजभाषा हिंदी है, तो अनिवार्य किया जाए कि हिंदी में ही जिला एवं सत्र न्यायालय तक कार्य हो। इस मांग पत्र को तैयार करके हम विधायकों के पास गए। विधायकों ने भी हमारी बात को समझा और उसका समर्थन करते हुए 78 विधायकों से हम संपर्क कर पाए 90 में से, और 78 के 78 ने इस बात का समर्थन करते हुए हस्ताक्षर किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि हरियाणा की विधानसभा ने 2020 में 6 मार्च 2020 को बाकायदा कानून पारित करके अनिवार्य कर दिया है कि जिला एवं सत्र न्यायालय तक हिंदी अनिवार्य रूप से न्यायालय की भाषा होगी। सेक्शन 3A भारतीय राजभाषा हरियाणा राजभाषा अधिनियम में जोड़ा गया। इस कानून का श्रेय जुड़ने का भारतीय भाषा आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को जाता है। इसी प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि भारत की संसद में ही ऐसा प्रस्ताव लाया जाए और एक ही बार में सभी उच्च न्यायालयों में, भले ही अंग्रेजी के साथ हो, परंतु उसके साथ साथ संबंधित राज्य की भाषा उस राज्य के उच्च न्यायालय की भाषा बन जाए, तो 348 में संशोधन कर दिया जाए। इस प्रकार का मांग पत्र तैयार करके भारतीय भाषा आंदोलन के कार्यकर्ता सांसदों से मिले, और यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब तक 64 विधायक जो 14 विभिन्न राजनीतिक दलों से हैं, जिसमें बीजू जनता दल है, जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, और इसके साथ साथ डीएमके के भी 6 सांसदों ने हस्ताक्षर हमारे मांग पत्र पर किए हैं कि भारत के संविधान में पर्याप्त संशोधन करके एक ही बार में सभी उच्च न्यायालयों में संबंधित राज्य की भाषा को उच्च न्यायालय की भाषा बनाया जाए। और ये 64 जो सांसद हैं, ये 14 विभिन्न दलों के और 12 विभिन्न राज्यों से हैं, जिनका हस्ताक्षर के रूप में समर्थन हमें प्राप्त हो चुका है। सर, सांसदों की जो दस्तखत लिया है कुछ सांसदों की, तो उड़ीसा की कौन कौन सांसद है, और ये दस्तखत के बारे में कुछ बताइए, अभियान के बारे में। उड़ीसा से जो नाम तो मुझे ज्यादातर ध्यान नहीं है, परंतु 6 सांसद बीजू जनता दल से हैं, 3 लोग कांग्रेस के हैं और 2 लोग बीजेपी के हैं, जिन्होंने हमारे मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अक्रॉस द पार्टी लाइन हरियाणा में भी इसी प्रकार हुआ था। जब हम विधायकों के पास गए तो हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के विधायकों ने हस्ताक्षर किए उस पर। तो समर्थन सभी का मिलता है और हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा से प्रेम करता है, मेरा अनुभव ऐसा है, और वह इस बात के समर्थन में है, परंतु थोड़ा सा झिझकता है शायद। और अब ये जो बात शुरू हुई थी आज से 10-12 साल पहले, वो एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुकी है और बहुत जल्द पूरे भारत में संबंधित राज्यों की भाषाओं में हर राज्य में न्याय मिलना लोगों को प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी भारतीय भाषा आंदोलन को आशा है। सर, आप हरियाणा और पंजाब की एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, आपकी संविधान में पढ़ाई भी अच्छे से किया है, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
देखिए, कानून सही अथवा गलत और देश जो चलेगा वो तय होता है संविधान से। संविधान के अनुरूप कानून बनेंगे, नियम बनेंगे और उनके पालना भारत के नागरिक करेंगे। तो संविधान सही मायने में हर चीज का मूल है, कानून का, न्याय का। इसलिए संविधान को अच्छे से समझना अधिवक्ता के रूप में सबके लिए आवश्यक है, अध्ययन करना। तो मैंने भी जितना भगवान ने, परमात्मा ने कृपा की है उतना समझ पाया, पढ़ पाया, उसको पढ़ा और समझा। विशेष रूप से क्योंकि भाषाओं के लिए हम कार्य करते हैं, तो जो 17वां पार्ट है संविधान का, भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक, तो उनका गहराई में जाकर अध्ययन किया। क्या उस पर जजमेंट्स आई हैं, क्या विशेषज्ञों की राय है। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के सदस्यों ने जो चर्चा की कि भारत की राजभाषा क्या हो, राज्यों की भाषा क्या हो, शिक्षा की भाषा क्या हो, भारत के राज्य और केंद्र सरकारों के बीच जो संवाद होगा उसकी भाषा क्या हो, भारत के न्याय तंत्र की भाषा क्या हो, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो बात लगी वो है अनुच्छेद 350 और 351, जो कहता है कि भारत की राजभाषा को विकसित करने के लिए उसको समृद्ध और उसके संरक्षण के लिए कार्य करना प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार का भी कार्य है। तो ये प्रावधान और इन प्रावधानों के बारे में लोग जाने। वह अब तक जो भारत के न्यायालयों ने निर्णय दिए हैं भारतीय भाषाओं के हक में, उन सबको एक जगह संग्रहित कर सकूं, इस प्रकार का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। लोगों को पसंद आया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यदि आप किसी चीज के लिए मेहनत करें और वो लोगों द्वारा पसंद भी की जाए तो इससे बड़ा प्रतिसाद, उससे बड़ा प्रसाद कोई नहीं होता। तो मैं तो प्रभु जगन्नाथ की कृपा मानता हूँ। सर, भारत की संविधान एवं भारतीय भाषाएं, ये जो पुस्तक लिखा है, बारे में कुछ बताइए सर। इसमें पूरे जो अध्याय दिए गए हैं उसमें प्रयास यही किया है कि यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वह अपनी बात किस भाषा में रख सकता है, इस विषय में संविधान क्या कहता है और उसके कानूनी अधिकार क्या है। अपनी बात कहने से उसे रोका जा सकता है क्या? नहीं। तो भारत का कानून, भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक की भाषा की रक्षा करता है, उसे अपनी बात अपनी भाषा में कहने का अधिकार देता है और जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, इसके पक्ष में जितना मैं जान पाया, थोड़े से समय में संग्रहित कर पाया, जितना अनुसंधान कर पाया, उसका प्रयास किया है। और मेरा मानना है कि जो भारतीय भाषा आंदोलन का लोगो है, हमारा ध्येय वाक्य है, यह तो मातृभाषा ततो न्याय, तो न्याय मातृभाषा में ही संभव है। सर, गौण माध्यम की तरफ से क्या क्या सहयोग चाहिए भाषा आंदोलन को? जहां भी हम बैठें, एक बार इस विषय की चर्चा अवश्य करें कि मेरी भाषा का संरक्षण संवर्धन मेरा अधिकार है, मुझे मेरी भाषा के प्रयोग से नहीं रोका जा सकता, और शिक्षा का माध्यम मेरी अपनी भाषा मातृभाषा रहे, उड़ीसा में उड़िया हो, इसके लिए हम बात छेड़ें। भले ही बहुत लंबी चर्चा ना करें, एक दिन में कोई निर्णय नहीं होना है, थोड़ा लंबी लड़ाई है, चलेगी, कोई बात नहीं, परंतु हम अंततः इसमें जीतेंगे, ये भी पक्की बात है। और अंततः उड़िया भाषा ही उत्कल प्रांत की भाषा है और प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भाषा होगी। ये समृद्ध भाषा है, ऐतिहासिक भाषा है, जिसका इतिहास अंग्रेजी भाषा से कई गुना पुराना है, तो बहुत समृद्ध भी है। ये मेरे संस्कार की, मेरे देश की, मेरी माटी की भाषा। ओके।